बेटा अब हम पढ़ेंगे आपके लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब ग्रुपिंग से सॉल्व किए हैं। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर के कंबाइंड मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो मान लो कि आपको क्वेश्चन मिला है कुछ ऐसा, यानी कि एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो शुरुआत हम हमेशा वहीं से करेंगे जहाँ से करते हैं, कि मतलब इस पूरे इक्वेशन को आपके लैग्रांजे के स्टैंडर्ड फॉर्मेट से क्या करेंगे, वो करेंगे कंपेयर। ठीक है, तो P की जगह P और Q की जगह Q। अब जो बचा वो कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू है, तो हमको यहाँ से कैपिटल P की, कैपिटल Q की और कैपिटल R की वैल्यूज़ मिल गई। अब क्या करेंगे, अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिख लिया, dx अपॉन P, dy अपॉन Q एंड dz अपॉन R। अब हमको मिली है क्या, पी क्यू आर की वैल्यूज़, तो हम यहाँ से पी की, क्यू की और आर की वैल्यूज़ उठा करके अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो हमने कहा ना शुरुआत अब हमेशा ग्रुपिंग से ही करेंगे। अगर ईज़िली हमारा टोटल पर्पज़ होता है ईज़िली इंटीग्रेशन, तो अगर हमारा ईज़िली इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो दो के ग्रुप बनाएंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स एंड डी वाई अपॉन माइनस वाई। इसको दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो गया और ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स का, और ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस वाई का। माइनस आप बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा लॉग वाई एंड प्लस लॉग ए। हमने कहा ना कि हम आर्बिट्ररी फंक्शन चूज़ करने के लिए फ्री होते हैं, तो अपना आर्बिट्ररी फंक्शन हम अपनी पसंद से चूज़ कर लेते हैं। तो क्योंकि ये लॉग एक्स है, ये लॉग वाई है, तो हमने आर्बिट्ररी फंक्शन एक लॉग ए चुन लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक काम करिए, इस लॉग वाई को आप इक्वल के उधर ले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और ये लॉग ए हो जाएगा। और लॉग m इंटू लॉग n की वैल्यू आपको पता है कि लॉग mn होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग a इक्वल टू लॉग एक्स वाई। दोनों साइड से अपने लॉग रिमूव कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू एक्स वाई। तो पहला रिजल्ट हमको मिल गया बाय ग्रुपिंग मेथड। अब हम क्या करेंगे, हम बाकी के अदर जो हमारे वो हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन उनको चेक करेंगे। तो ज़रा सेकेंड वाले को और थर्ड वाले को चेक करिए और उसका ग्रुप बनाइए। तो क्या होगा, सेकेंड वाला और थर्ड वाला आपका मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें x आ रहा है, देखो डी वाई अपॉन माइनस वाई और डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये x आपका इसको सॉल्व होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ज़रा फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का कंपेयर करो, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एस, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जबकि ऊपर क्या है, डी एस और डी जेड, तो ये भी, ये जो वाई स्क्वायर है ये आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मतलब सिर्फ पहला वाला ग्रुप ऐसा था जो आपको ईज़िली एक इंटीग्रेशन दे रहा था, ना तो आपके सेकंड वाले ग्रुप बन रहे हैं और ना ही आपका पहला और तीसरा ग्रुप बन रहा है। तो अब क्योंकि ये ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करने में नहीं, हमें आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाएंगे। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में क्या होता है, पहले उसको छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, देखो स्टार्ट तो आप वहीं से करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, मतलब अपना इक्वेशन को अपने लैग्रांज इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट से वो कंपेयर कराएंगे, पी की, क्यू की, आर की वैल्यूज़ निकालेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। बस यहाँ पे आके आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन में एक छोटी सी चीज़ और ऐड करनी है। देखो क्या, देखो ऊपर हमको क्या मिला होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड, और नीचे आपको मिला होता है पी क्यू आर। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में अलग अलग, पहले वाले में L से, दूसरे वाले में M से और तीसरे वाले में N से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझे ना, फर्स्ट वाले में L से करेंगे, अलग अलग करेंगे, सेकंड वाले में M से और थर्ड वाले में N से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके इसको ऐड कर देंगे। तो चौथा वाला जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो आपका कैसे बनेगा, वो आपका बनेगा कुछ ऐसे, मतलब एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। ठीक, अच्छा,
देखो बाकी सब तो आपका वही है, मतलब dx dy dz और p q r, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम l m और n की जो वैल्यूज़ है ये कैसे चूज़ करेंगे। ठीक है, तो l और m n की वैल्यूज़ हमें कुछ ऐसी चूज़ करनी पड़ती हैं जो हमारे इस डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना दे। उससे फ़ायदा ये होगा, ना सिर्फ डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना दे बल्कि क्या करे कि ऊपर वाले को ईज़िली इंटीग्रेट कर दे। मतलब dx को, मतलब फर्स्ट वाले l को x के रेस्पेक्ट में, m को y के रेस्पेक्ट में और n को z के रेस्पेक्ट में। तो ये अब ये हो गया ना कि हम मतलब एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम ऊपर नीचे l m n से गुणा करेंगे और फिर उसको ऐड करके चौथा वाला पार्ट बना लेंगे। ठीक, और चौथा वाला पार्ट हमें ऐसा बनाना होगा जो कि नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो दे दें। अब प्रॉब्लम ये है, मतलब अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हमेशा नीचे ज़ीरो बनाना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं, हमेशा नीचे ज़ीरो बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से ज़्यादातर, इनफैक्ट ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर का पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। बट इन केस कि अगर किसी खास कंडीशन की वजह से, या मान लो कि वो ज़ीरो ना बन रहा हो, तो एटलीस्ट वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाए कि हम आपके जो इक्वेशन हमको मिल रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको ईज़िली इंटीग्रेट कर पाएँ। ठीक है, हमारा टोटल पर्पस इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, वो भी ईज़िली। तो अगर ये ज़ीरो बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो एटलीस्ट इसको इस कंडीशन तक तो बना ही देना पड़ेगा आपको कि ये इज़िली इंटीग्रेट हो जाए। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम l m और n की वैल्यूज़ क्या चूज़ करेंगे जिससे कि ये ज़ीरो बन जाए। तो बेटा ये आपको रख के चूज़ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। हमें अब जो नया वाला इंटीग्रेशन मिल रहा है, ज़रा इसको ध्यान से देखो। हमें अब मिल रहा है क्या, dx अपॉन एक्स, dy अपॉन माइनस वाई और dz अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमको ये ऑक्सिलरी क्वेश्चन मिला था। ठीक, ज़रा इसका नीचे वाला हिस्सा देखो ध्यान से। अगर हम पहले वाले को x से, हम क्या करते हैं, इसको l से, इसको m से और इसको n से अलग अलग गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको p को जो है, p के लिए एक और q के लिए एक और r के लिए एक मल्टीप्लायर चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको पहले वाले को x से, दूसरे वाले को y से गुणा कर दें और तीसरे वाले को 1 से गुणा कर दें और तीनों को ऐड कर दें, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमें ज़ीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बाकायदा रफ में करके देखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा रखें कि इसको गुणा करने पर वैल्यू आपको ज़ीरो मिल जाए। ठीक, अप्रॉक्स हम ज़्यादातर मामलों में कोशिश करना है कि ये ज़ीरो ही बन जाए। या अब मल्टीप्लायर्स वैसे चूज़ कैसे करते हैं, ज़्यादातर मामलों में तो अगर आप पहले वाले को x, दूसरे वाले को y और तीसरे वाले को z से गुणा कर दें तो वो सिंपली सॉल्व हो जाता है। या कभी कभी आप x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से गुणा कर दें, या 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड से गुणा कर दें। या मान लीजिए कि ऐसे सिंपल ही दिया हुआ है, ठीक है, मान लो जैसे कि ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ना दिया होता, तब ये क्वेश्चन हमारा एकदम सिंपल होता। तब ये क्या होता, x माइनस वाई और यहाँ होता y माइनस एक्स। मतलब हम तब 1 1 1 अगर मल्टीप्लायर चूज़ कर लेते तो वो आराम से हमको ज़ीरो दे देता। तो ये आपको बाकायदा रख करके चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करें, अपने इस जो हमारा इस समय का क्वेश्चन है, अगर हम पहले वाले को x से, दूसरे वाले को y से और तीसरे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड करें तो हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो चलो ज़रा इसको, ये जो काम हमने यहाँ पे आपको शो करने के लिए किया है, ये काम आप रफ़ में करेंगे और रफ़ में बाकायदा इसको रख करके देखेंगे कि वाकई में आपके जो मल्टीप्लायर आपने चूज़ किए हैं उनको रखने पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका रफ़ वाला हिस्सा है। ये आप चाहो तो वैसे भी कर दो, वो गलत नहीं होगा। ठीक, तो हमें क्या किया, हमें l बराबर x, हमें l बराबर x, m बराबर y और n बराबर 1 मिल गया। ठीक है, तीनों को हमने मल्टीप्लायर अपने रख लिए, रख करके चेक कर लिया, हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब बाकायदा आप इसको बनाइए जैसे हम बनाते हैं। तो पहला ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं, दूसरा भी सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं, तीसरा भी सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं। चौथे वाले पे आ जाइए। तो हमको जो मल्टीप्लायर्स मिले हैं वो मिले हैं l बराबर x, m बराबर y और n बराबर 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, l dx की जगह क्या हो जाएगा, l की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x dx।
फिर m की वैल्यू पुट करेंगे तो y dy, और फिर n की वैल्यू पुट करेंगे तो n बराबर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा dz। और नीचे क्या हो जाएगा, पहला वाला एक्स स्क्वायर, फिर y माइनस वाई को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आप वैल्यू 0 लिख देंगे। ठीक, इसको 0 लिखने से फ़ायदा ये होता है कि आप इसकी किसी के साथ भी ग्रुपिंग करेंगे, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, तीनों में से किसी के साथ भी ग्रुपिंग करेंगे तो ये इसको साइड वाले को 0 बना देगा, और हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक, इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको 0 बनाने का मेन पर्पज़ यही होता है कि आप इसको कहीं भी रख दें तो वो अगले वाले साइड को 0 बना दे, तो आपको कुछ सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया 0। अब आप इसकी किसी के साथ भी ग्रुपिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसके क्या करते हैं, इसके पहले वाले के साथ ग्रुपिंग कर देते हैं। बाकियों के साथ भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सबको 0 ही बना देगा। तो अब क्या हो जाएगा, dx अपॉन, हम पहले की और चौथे की ग्रुपिंग करेंगे, मतलब इसकी और इसकी, तो dx अपॉन एक्स और एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड अपॉन 0 हो जाएगा। 0 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और फाइनली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड बराबर 0। अब ज़रा इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, हमने कहा था ना इसको आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि वो नीचे वाले को 0 बना दे, ऐसा मल्टीप्लायर चुनना, और ऊपर वाले को, पहले वाले को x के लिए, दूसरे वाले को y के लिए और तीसरे वाले को z के लिए ईज़िली इंटीग्रेट भी करे। तो हमने 0 बनाने का काम कर दिया है, अब इंटीग्रेट करने का काम हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को x के रेस्पेक्ट में, सेकंड वाले को y के रेस्पेक्ट में, और थर्ड वाले को z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये डी जेड है तो ये हो जाएगा z। आप राइट हैंड साइड में कोई सा भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट चुन लो। ठीक, हमने कहा ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट चुनने के लिए हम फ्री होते हैं, तो आप कुछ भी चुन लो। ओके, अब यहाँ से क्या करो, इसका नीचे और मतलब डिनोमीटर का वो निकाल लो एलसीएम, तो वो क्या हो जाएगा 2, और 2 को राइट हैंड साइड में भेज दो तो ये 2b हो जाएगा। ठीक है, ये 2z हो जाएगा। ओके, और सेकेंड रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा क्या, b इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2z। तो आपको आपके दोनों रिज़ल्ट मतलब मिल चुके हैं। एक हमें रिज़ल्ट मिला था क्या, हाँ, एक रिज़ल्ट हमें मिला था a इक्वल टू एक्स वाई, और दूसरा जो रिज़ल्ट हमें मिला है वो क्या मिला है, b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z। अब बस हमें दोनों रिज़ल्ट हमारे मिल चुके हैं, तो हम इनकी हेल्प से एक कंप्लीट सोल्यूशन बना देंगे। क्या, एफ ए बी इक्वल टू 0, या बाकी दो आपके पास ऑप्शन है उन दोनों से भी आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 0। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर एंड ग्रुपिंग मेथड। ठीक, जब तक हमारा क्वेश्चन ग्रुपिंग से सॉल्व होगा हम इज़िली उसको ग्रुपिंग से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड हमारा आसान है। अगर इन केस वो ग्रुपिंग से नहीं सॉल्व हो रहा है तो ही हम मल्टीप्लायर पे जाएंगे। ठीक, और अगर ऐसा हो रहा है कि हमको हमारा जो पहला रिज़ल्ट है वो ग्रुपिंग से मिल रहा है तो हम उसको ग्रुपिंग से ही निकाल लेंगे, और दूसरा रिज़ल्ट अगर मल्टीप्लायर से निकल रहा है तो हम उसमें मल्टीप्लायर लगाएंगे। राइट, तो हम जब तक ग्रुपिंग को लगा सकते हैं तब तक कोशिश करेंगे कि ग्रुपिंग को ही लगाएं और उसी से अपना रिज़ल्ट ईजिली निकालें। ठीक है।